जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है। अब ये मिशन पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम रखता है और ये विजिट खुद ईरान को क्या पैगाम दे रहा है और इसराइल के सफ़ीर की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया है जिसके बाद बातें ये की जा रही हैं कि अगला नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इसराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और जब ये विजिट वो करेंगे ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये पहले वो वज़ीर आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहसेत भारत के वज़ीर आज़म इसराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन इसके अंदर इसराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुक़द्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इसराइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ तज्ज़ियाकार और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इसराइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इसराइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा, जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कौन एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इसराइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें, लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। तो लिहाजा जब ये ऐसा मंसूबा को बना था या उसकी जो अनाउंसमेंट होनी थी वो भारत ही को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 15 फरवरी 2026 को इस मंसूबे से मुतालिक पहली बार भारत के वज़ीर आज़म ने नहीं बल्कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया था कि हम भारत के साथ मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के अंदर इंस्टॉल होगा। और ख़ुद जो भारत की अपोजिशन है उनकी तरफ से इस मामले के ऊपर सख्त एहतजाज भी किया गया था कि अब भारत के ये दिन आगे हैं कि भारत के अंदर क्या कुछ लगना है और क्या कुछ नहीं लगना ये दूसरे ममालिक वाले तय करेंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगे, जबकि मनसूबा हमारा है। लेकिन बहरहाल मोदी सरकार की तरफ से इस बार भी अपनी अपोजिशन को कुछ ख़ास जो है वो सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत और इसराइल मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर भारत के अंदर एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं जो से हर तरह के जो ख़तरे हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सके। ये लेज़र टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और मकसद यही है कि चाइना और जो पाकिस्तान से ज़्यादा ख़ुद को सिक्योर किया जा सके। अब ये एक अलहदा डिबेट है कि ये कारगर साबित होता है या नहीं होता, क्योंकि आयरन डोम अगर आयरन डोम को इस मामले के ऊपर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लिया जा रहा है तो आयरन डोम भी फुली अपनी जो परफॉर्मेंस है वो तो नहीं दिखा सका था। ईरान इसराइल की जो 12 रोज़ा जंग के अंदर हमने तमाम तर चीज़ें देखी थी कि ईरान के जो मिसाइल थे वो इसराइल के अंदर गए थे और ख़ुद अमरीकी साबिक ऑफिशियल के मुताबिक कि पूरे इसराइल को 6% नुकसान हुआ इस 12 रोज़ा जंग के अंदर। अब ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है ये किस हद तक मौसर होता है ये नहीं होता। अव्वल तो पहली बात यह है कि जब बनेगा तो फिर देखा जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन मेन एजेंडा जो भारत के वज़ीर आज़म है उनका यही है। इसके साथ साथ जो मैंने इब्तदा के अंदर बात की कि जियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है, ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त पर विज़िट कर रहे हैं इसराइल का जब ईरान, अमेरिका और इसराइल की कशीदगी जो है वो उरूज पर है और नहीं पता कि कुछ ही घंटों के बाद सूरत हाल जो है वो क्या हो जाए। और फिर उसके बाद 6 फरवरी 2026 को जो खबर सामने आई थी कि भारत की तरफ से तकरीबन मुंबई के साहिल से 100 नॉटिकल
نॉटिकल मील दूर जो ईरान से मुंसलिक 3 तेल बरदार जहाज़ से उन्हें भी अपनी कस्टडी में लिया गया था। और उसके बाद ऐसी कशीदगी वाले माहौल के अंदर भारत का विज़िट करना इसराइल के भारत के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, तो ये खालिसतन इक़दाम जो है ये बताता है और ईरान को भी ये पैगाम दे रहा है कि इस तमाम तर कशीदगी वाले माहौल के अंदर हमारा जो झुकाव होगा, यानी कि भारत का जो झुकाव होगा वो किस तरफ होगा। और ये बात अब कोई छुपी ढकी भी नहीं है, क्योंकि ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग के दौरान जितना जो बैरूनी अनासर जो कि ईरान के अंदर शामिल थे, उनके अंदर भारत के जो शहरी हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उन्होंने भी एक बहुत बड़ा नुकसान ईरान को अंदर पहुंचाया। और ईरान को ये बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने भारत के साथ जो अपनी क़ुर्बतें बढ़ाई हुई थी, तो उन्हें बाद में मालूम हुआ कि भारत ने किस तरह विकेट के दोनों तरफ खेला है और असल में वो किस टीम के साथ थे। तो ये ईरान के लिए भी सबक है, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर की बड़ी सबक ईरान ने हासिल नहीं किया, क्योंकि ईरान के अंदर अभी भी बड़ी बड़ी अहम मार्केट के अंदर, उनके बाज़ारों के अंदर और उनके हत्ता के सरकारी इदारों के अंदर अभी भी आपको बड़ी तादाद के अंदर इंडियन शहरी जो हैं वो नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ इस खत्ते को लेकर बड़ी अहमियत की हामिल है। अब कुछ बात हम कर लेते हैं ईरान और अमेरिका की कशीदगी जो अब तक हो चुका है, इसमें ख़बरें क्या सामने आ रही हैं। एक्सियोस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पेश कर दिए गए हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई और उनके बेटे को निशाना बनाने के मंसूबे भी शामिल हैं। अच्छा, जो बेटे की बात है, चूँकि मगरबी मीडिया इसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा करता है कि सैयद अली ख़ामनेई ने अपने बाद जो है अपने बेटे मुज्तबा को जो है वो नामज़द किया हुआ है, तो इसलिए अमेरिका जो है वो ये समझता है कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई को जहाँ पर हम उनसे मुतालिक जो भी मंसूबा है, तो हम वही मंसूबा जो है उनके बेटे से मुतालिक भी बनाए। चूँकि ये एक प्रोपेगेंडा है ईरान की पॉलिसी या ईरान की खारजा अमूर या ईरान के नज़रियात के हवाले से, जो थोड़ी बहुत भी ABC रखता है, वो ये बात जानता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की तरफ से उनके बेटे को या उन्होंने अपने बेटे को अपने जानशीन के तौर के ऊपर नामज़द किया ही नहीं है। 2 से 3 नाम ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो कौन है, कौन सी शख्सियात है, उनके बारे में अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये कन्फर्म है कि उनके बेटे नहीं है, लेकिन चूँकि वो मरूसियत वाला टच देना है, प्रोपेगेंडा करना है, तो इसीलिए उनके नाम के साथ उनके बेटे का नाम भी जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत जो है वो ये नहीं है। इसके अलावा एक्सियोस क्या कहता है कि अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी ठोस डील के लिए तैयार हैं जिसे वो सियासी तौर पर पेश कर सकें। ईरान को हमले से बचने के लिए ऐसी पेशकश करना होगी जिसे मुस्तरद न किया जा सके। अच्छा, ये जब ये ख़बर मैंने आपके सामने रखी है, तो मेरे जहन के अंदर वो बयान मार्को रूबियो का भी चल रहा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारा ये ख्याल था कि हमने जो इतना दबाव वाला एक माहौल बना कर रखा है, यानी कि आसपास अपने बड़े से बड़े जो बहरी बेड़े हैं उनको लाकर हमने खड़ा कर दिया है, अपनी नेवी की 1/3 जो पावर है हमने उसको इस खत्ते के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है। तो हमें ये तवक्को थी कि ईरान जो है वो इस दबाव के अंदर आ जाएगा और कुछ ऐसी जो पेशकश ऑफ़र है वो कर देगा जो हमारे लिए भी सूटेबल होगी और हम इसी डील के साथ जो है वो फिर आगे चलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बल्कि ईरान बजाय कि इस दबाव को दबाव समझे और हमारी शराइत को माने, बल्कि वो तो अपनी कंडीशन हमारे सामने रख रहा है। तो मुझे उनकी बात से ऐसा लगा कि वो शायद ये कहना चाह रहे हों कि ईरान हमारी इस ताकत को और इस खुदाई को इनकार कर रहा है और अपने खुदा के ऊपर यकीन कर रहा है और अपनी जो कंडीशन है वो रख रहा है। मार्को रूबियो का किस हद तक कहने का मतलब ये भी था कि ईरान ऐसा लग रहा है कि वो खुद जंग चाहता है। तो बहरहाल ये चीज़ें भी चलती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा कान न्यूज़ है, वो ये कहता है कि इजराइल का तखमीना ये है कि अमेरिका अगले 24 घंटों के अंदर ईरान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएगा। ये कान न्यूज़ कह रहा है। वैसे अमूमन इसकी ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो मुस्तनदी साबित हुई हैं, यानी पक्की साबित हुई हैं। बहुत कम होता है कि कान न्यूज़ ऐसी कोई हवा के अंदर ख़बर दे दे, लेकिन अब ये कान न्यूज़ की खबर सामने आ रही है कि अगले 24 घंटों के अंदर सिनेरियो है वो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जो खबरें सामने आ रही है, अंदरूनी दबाव और जंग। रॉयटर्स जो है वो कह रहा है कि सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ जंग की तरफ धकेल रहे हैं, जबकि उनके मुशीर मईशत पर तवज्जो मरकूज़ करने पर जोर दे रहे हैं। ये रॉयटर्स की खबर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तो जंग चाहते हैं, लेकिन उनके मुशीर ये चाहते हैं कि आप मईशत के ऊपर जोर रखें, आप उनके साथ तिजारत करें। मईशत और तिजारत किस तरह से हो सकती है? ईरान को ये भी कहा जा रहा है कि आप अमेरिकियों या अमेरिकी कंपनीज़ को अलाउ करें ऑयल सेक्टर के अंदर और गैस सेक्टर के अंदर आप अलाउ करें और तिजारत कोई ऐसी डील बनाएं। अभी तो ये है कि अमेरिकी कंपनीज़ को आने की इजाज़त नहीं है ऑयल सेक्टर के अंदर और गैस सेक्टर के अंदर, लेकिन इस डील के अंदर ये भी बातें की जा रही हैं कि ईरान जो है वो किसी हद तक ये मार्जिन रखे कि अमेरिकी जो कंपनीज़ हैं उन्हें अलाउ कर दे। और ये जो पेशकश है ये बहुत पहले उर्दगान की तरफ से जो है वो दी गई थी कि अगर ईरान एक कदम पीछे हटता है और एक कदम जो है वो अमेरिका हटता है, तो इन दोनों
दोनों की आपस में एक बेहतरीन किस्म की तिजारती जो डील है वो मिल जाएगी और ईरान के जितने एनर्जी वसाइल हैं उन तक अमरीकी एक्सेस भी हो जाएगी, लेकिन बदले में अमेरिका को ये गारंटी देना होगी कि वो ईरान के निज़ाम को चैलेंज नहीं करेंगे और ईरान भी जो है वो अमेरिकी कंपनीज़ को अलाउ करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये उसी पेशकश के ऊपर ज़्यादा काम जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि ईरान की जो फौजी तैयारियां हैं, फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक, जो कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़ा करीब माना जाता है, ईरानी फ़ौज ने अपने ड्रोन्स को जारहाना पोजीशन पर मुंतकिल कर दिया है और वो किसी भी वक्त लॉन्च करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और एटमी मुज़ाकरात में पेशरफ्त ये हुई है कि ईरान का दावा है कि अमरीकी हुकाम ने तेहरान की यूरेनियम अफजदगी की रेड लाइन को तस्लीम कर लिया है और दोनों ममालिक एक तेज़ रफ्तार एटमी मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है और अगर ये खबर सच्ची होती है और दोनों ममालिक किसी फार्मूले के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। अब इस खबर के ऊपर आ जाइए जो जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा के अंदर किया कि क्या अगला नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का भी होगा। ये बात मैंने क्यों की, हाल ही में अमेरिका के एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी को अमेरिका के अंदर ही इजराइल के एक सफ़ीर तैनात हैं, उनकी तरफ से इंटरव्यू दिया गया। ये तकरीबन पॉडकास्ट है, 2.5 घंटे का पॉडकास्ट है, देखने के लायक है ये पॉडकास्ट। अमेरिका के जो सहाफ़ी उनकी तरफ से जब ये सवाल किया गया मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सिनेरियो के हवाले से, तो इजराइल के जो सफ़ीर अमेरिका में तैनात हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई कि देखिए पूरे मशरिक़ वस्ती के अंदर हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमें बाइबल के अंदर खुदा ने हमें ये हक़ दिया है कि पूरे मशरिक़ वस्ती के अंदर हम ये कंट्रोल संभालें। तो अमेरिकी सहाफ़ी की तरफ से कहा जाता है कि आप क्या ग्रेटर इसराइल की बात करें, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर ये हो जाए तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि बाइबल के अंदर खुदा ने हमें इसकी इजाज़त दी है कि हम पूरे मशरिक़ वस्ती का कंट्रोल संभालें। तो मेरे जहन के अंदर इसी महीने के अंदर जो फरवरी 2026 के अंदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दी है मुत्तहिदा अरब अमीरात को लेकर, उनका जो मिनवन जो बयान था वो कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया गया है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में यूएई के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि यूएई ने वो सब कुछ किया है जो हमने उनसे मांगा था और शायद उससे भी कहीं ज़्यादा किया है। तो इन तमाम तर वफ़ादारियों के बावजूद सऊदी अरब के किसी हद तक अच्छे ताल्लुकात रहे। वो तो अभी उसको आहिस्ता आहिस्ता कतर पर हमले के बाद उसको मालूम हुआ कि असल में मामला तो कहीं से जो हमें खौफ और डर होना चाहिए था वो तो कोई और मुल्क था। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात ने जिस हद तक अपनी वफ़ादारियों चीज़ें दिखाई हैं, तो ये नज़रियात भी अब आपके सामने है कि पूरे मशरिक़ वस्ती से मुतल्लिक जो पॉलिसी इजराइल ने बनाई हुई है, जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नुक्ता नज़र है, वो भी अब हमारे सामने है। और इसके अंदर तमाम ममालिक को, अरब ममालिक के सामने, दीगर भी अरब ममालिक के सामने अब ये चीज़ होनी चाहिए। अगर अब भी वो आंखें नहीं खोलते हैं और होशमंदी से काम नहीं लेते हैं और अपनी गलतियों का अजाला नहीं करते हैं, अपने ताल्लुकात को और अपने इत्तेहाद को नए सिरे से तरतीब नहीं देते हैं, तो शायद अब भी जो है वो बहुत देर हो सकती है। लेकिन शायद किसी हद तक अभी वक्त है। लेकिन अगर फिर भी कुछ ना किया गया तो ज़ाहिर है फिर आपके सामने आपके नज़रिया जो है वो सामने है कि आज नहीं तो कल मशरिक़ वस्ती से मुतालिक किस किस्म की जो पॉलिसी है वो बनाने का एक मंसूबा जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।